हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब पहले से बेहतर होंगे। आज मैं आपके लिए गुड विल हंटिंग मूवी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये फिल्म देखने के बाद आप समझेंगे कि लाइफ के डिसीजंस हर इंसान के लिए कितने अलग अलग होते हैं और उनकी क्या अहमियत होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। इस फिल्म की शुरुआत प्रोफेसर गैरल्ड से होती है, जो कि यूएस की काफी बड़ी MIT यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते हैं। गैरल्ड अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में करियर बनाने के लिए काफी मोटिवेट करते हैं और साथ ही आज एक काफी टफ फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए देते हैं, जो कि उन्होंने पहले ही क्लास के बाहर बोर्ड पर लिख दिया होता है। गैरल्ड कहते हैं कि तुम में से जो भी अपने सेमेस्टर के एंड तक इसे सॉल्व करके दिखाएगा, उसे एक अच्छे करियर की गारंटी के साथ साथ काफी बड़ा प्राइज भी दिया जाएगा। इसके बाद हमारी मुलाकात इस कहानी के हीरो विल से होती है, जो कि इसी यूनिवर्सिटी में साफ सफाई का काम करता है। विल मैथमेटिक्स का एक जीनियस होता है, जिसने इस फील्ड में ना ही कोई फॉर्मल एजुकेशन ली है और ना ही कोई बहुत ज्यादा फोकस किया है, पर वो इसमें ब्रिलियंट है। विल साफ सफाई करते वक्त इस फॉर्मूले को देखता है और इसे सॉल्व कर देता है। अब जब प्रोफेसर को मालूम चलता है कि ये फॉर्मूला किसी ने सॉल्व कर दिया है, तो वो अगले दिन अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये किसने सॉल्व किया है। अब दरअसल किसी ने सॉल्व तो किया नहीं होता है, तो वहाँ पर कोई भी सामने नहीं आता है और प्रोफेसर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सॉल्व किया होगा तो किसने किया। गैरल्ड दोबारा से बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिखता है और स्टूडेंट से कहता है कि ये पहले वाले से भी ज़्यादा टफ है और इसे सॉल्व करने में तुम लोगों को 2 साल तक लग सकते हैं। और अब देखते हैं कि इसको कौन सॉल्व करके दिखाता है। इसके बाद हम बिली को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स चकी, बिली और मॉर्गन के साथ बैठा अपना फ्री टाइम एंजॉय कर रहा होता है। और यहाँ पर बिल को एक लड़का दिखता है जिसका नाम कैरमीन होता है, जिसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। बिल कहता है कि इस लड़के ने KG क्लास में मुझे बहुत मारा था। बिल के फ्रेंड्स उस लड़की से बात करना चाहते हैं, पर बिल मना कर देता है और बिल और उसके दोस्त यहाँ से चले जाते हैं। बिल और उसके दोस्त गाड़ी से जा रहे होते हैं, तब उन्हें वही लड़का दिखता है और जो कि अपने कुछ दोस्तों के साथ होता है और रोड पर एक लड़की को छेड़ रहा होता है। बिल कहता है कि आज उसे मौका मिल गया है कि वो अपनी KG क्लास की मार का बदला ले। बिल जाकर कैरमीन को बोलता है कि पहचाना, हम लोग KG क्लास में साथ में थे, और उसे तुरंत एक पंच मारता है। बिल को देखकर उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और उन लड़कों से भिड़ जाते हैं और इसके बाद यहाँ काफी मार कुटाई होती है। बिल बहुत एग्रेसिवली कैरमीन को मार रहा होता है, पर इतने में ही यहाँ पुलिस आ जाती है और बाकी सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। पर विल अभी भी कैरमीन के ऊपर पंचेज ही पंचेज मारे जा रहा होता है और पुलिस विल को गिरफ्तार कर लेती है। विल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो पुलिस वालों पर भी हाथ उठाता है। थोड़ी देर में विल के ऊपर कुछ चार्जेस लगाकर उसको रिहा कर दिया जाता है। इसके अगले दिन विल ब्लैक बोर्ड पर उस फॉर्मूले को सॉल्व कर देता है जिसे गैरल्ड ने अपने स्टूडेंट्स को दिया था और 2 साल तक का टाइम बोला था। यहाँ दूर पर गैरल्ड और उसका असिस्टेंट भी होता है और विल को ब्लैक बोर्ड पर लिखते देख ये लोग उसके करीब आने लगते हैं और यहाँ विल उनको करीब आता देख थोड़ा घबराता है और वहां से भाग जाता है। प्रोफेसर इसके बाद उस ब्लैक बोर्ड को देखते हैं और विल ने उस फॉर्मूले को बहुत ही इजीली सॉल्व कर दिया होता है। गैरल्ड विल का नाम वगैरह कुछ भी नहीं जानता होता है, पर उसे विल के टैलेंट के बारे में मालूम चल चुका होता है कि वो एक बहुत बड़ा जीनियस है। विल इसके बाद अपने फ्री टाइम में अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में जाता है। यहाँ पर विल का दोस्त चकी एक लड़की को इम्प्रेस करने जाता है, जो कि अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी होती है। चकी उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे ही कॉलेज में हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, पर इतने में ही वहाँ पर एक लड़का और आता है जो कि लड़कियों के सामने हीरो बनने के चक्कर में चकी से हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सवाल पूछने लगता है। चकी उसके सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा होता है, पर इतने में ही वहाँ विल आ जाता है और उस लड़के को ना ही सिर्फ उसके सवालों का जवाब देता है, बल्कि उससे हिस्ट्री के बारे में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसके बारे में उसको एक आइडिया तक नहीं होता है। विल उससे कहता है कि जितनी नॉलेज तुमने हज़ारों डॉलर्स खर्च करके यूनिवर्सिटी से हासिल की है, ये फ्री लाइब्रेरी में भी पढ़ी जा सकती थी। इन 2 लड़कियों में एक का नाम स्काइलर होता है और वो विल से काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद जब स्काइलर यहाँ से जाने लगती है तो विल को आकर इडियट बोलती है और अपना नंबर देती है। वो कहती है कि मैं पिछले 45 मिनट से तुम्हारा वेट कर रही थी कि तुम आकर मुझसे बात करोगे, पर तुम हो कि मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। विल उससे कहता है कि वो उसे कॉल करेगा और स्काइलर यहाँ से चली जाती है। विल भी थोड़ी देर बाद अपने दोस्तों के साथ बाहर से निकल जाता है, पर जाते वक्त उसको वही लड़का दिखता है जो कि लड़कियों के सामने हीरो बन रहा था। विल उस लड़के के पास जाता है और उसको स्काइलर का नंबर दिखाकर चढ़ाता है कि देखो वो मुझे नंबर देके गई है। दूसरी तरफ गैरल्ड यूनिवर्सिटी के अंदर विल के बारे में पता लगा लेता है। अब हम विल को कोर्ट में देखते हैं, क्योंकि विल के मारपीट का मामला अभी भी चल रहा होता है। विल अपना केस खुद लड़ना चाहता है, पर जज विल की पूरी रिपोर्ट पढ़ने के बाद उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, ये तुम्हारे ऊपर कोई पहला मुकदमा नहीं है, तुमने इससे पहले भी काफ़ी कुछ किया है। तुमने एक गाड़ी चोरी की थी जिसमें तुमने खुद अपनी पैरवी की थी और तुम छूट गए थे। तुमने इसके बाद पुलिस वाला बनकर काफ़ी उधम मचाया था।
तुम कई अनाथ आश्रमों में रह चुके हो, जिसमें से 3 में से तो तुमको सरकार ने खुद हटाया था तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। लेकिन इस बार तुमने सिर्फ लड़ाई ही नहीं करी है, बल्कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ भी उठाया है और इस बार तुम्हें जेल भेजा जाएगा और तुम्हारी जमानत की रकम $50,000 होगी। कोर्ट में गैरल्ट भी बैठा ये सब सुन रहा होता है और वो इसके बाद विल से मिलता है। वो विल से कहता है कि मेरी जज से बात हुई है और वो मेरे सुपरविजन में तुमको ज़मानत देने को तैयार है, पर मैं ऐसा सिर्फ 2 शर्तों पर करूँगा। पहली शर्त ये है कि तुम मेरे साथ मैथमेटिक्स के फॉर्मूले पर काम करोगे और दूसरी ये है कि तुम्हें रेगुलर थेरेपी सेशंस लेने होंगे। विल पहली बात के लिए मान जाता है पर दूसरे के लिए मना कर देता है। गैरल्ट कहता है कि सोच लो, ये जेल में सड़ने से तो बेहतर ही है। विल को थेरेपिस्ट से मिलने वाली बात पसंद नहीं आती है, पर उसके पास ज़मानत के पैसे भी तो नहीं होते हैं, तो वो प्रोफेसर की बात मान लेता है। विल इसके बाद प्रोफेसर के साथ मिलकर मैथमेटिक्स के फॉर्मूले सॉल्व करने लगता है और विल के इस तेज़ दिमाग को देखकर प्रोफेसर बहुत खुश होते हैं। प्रोफेसर ने इसके बाद विल की एक थेरेपिस्ट से मीटिंग सेट करी होती है। विल थेरेपिस्ट से मिलने से एक दिन पहले उसकी लिखी हुई किताब पढ़ लेता है और अगले दिन जाकर उस थेरेपिस्ट से मिलता है। विल यहाँ उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है और उसे गे से लेकर ना जाने क्या क्या कह देता है, जिससे वो थेरेपिस्ट जाते जाते प्रोफेसर से कहता है कि ये मेरा विल के साथ पहला और आखिरी सेशन था, इसके बाद मैं इस लड़के का कोई भी सेशन नहीं लूँगा। प्रोफेसर इसके बाद एक और थेरेपिस्ट को बुलाता है और विल उसके साथ भी सीरियस बिहेव नहीं करता है और उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है और वो भी मना करके चला जाता है। गैरल्ट विल की हरकतों से काफ़ी परेशान हो चुका होता है और वो जाकर अपने दोस्त शॉन से मिलता है, जो कि उसका क्लासमेट रह चुका है। शॉन साइकोलॉजी का प्रोफेसर होता है और पिछले 20 सालों से लोगों को थेरेपी सेशंस भी दे रहा होता है। गैरल्ट उसे विल की काउंसलिंग करने के लिए कहता है। शॉन के पास वैसे तो टाइम नहीं होता है, पर जब गैरल्ट उसे विल के बारे में बताता है कि वो मैथमेटिक्स का एक जीनियस है, लाइक इंडियन मैथमेटिशियन रामानुजन की तरह, वो बड़े से बड़ा फॉर्मूला चुटकियों में सॉल्व कर देता है। ये बातें सुनकर शॉन को थोड़ा इंटरेस्ट आता है और वो इसकी हामी भर देता है। इसके बाद शॉन और विल की मुलाकात होती है। विल तो जैसे ठान कर आया था कि उसे शॉन को भी टॉर्चर करना है। विल शॉन की एक पेंटिंग पर उल्टे सीधे कमेंट करता है और शॉन की मरी हुई वाइफ के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, जिससे शॉन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो विल की गर्दन पकड़कर साफ मना कर देता है कि आज के बाद मेरी वाइफ को बीच में मत लाना। इनका 1 घंटे का सेशन ओवर होने के बाद विल वहाँ से चला जाता है और गैरल्ट अंदर आकर शॉन से मिलता है। गैरल्ट को यकीन होता है कि शॉन भी आज के बाद विल से मिलने के लिए मना कर देगा, पर शॉन उसको अगले सेशन का टाइम देता है और ये देखकर गैरल्ट खुश होता है। इसी बीच विल की लव लाइफ भी काफ़ी आगे बढ़ गई होती है और वो स्काइलर को डेट करने लगता है। इसके बाद विल सेशन के लिए शॉन के पास आता है, पर शॉन इस बार उसको बाहर एक पार्क में लेकर जाता है। वो विल से कहता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम एक जीनियस हो और इसमें डाउट करना भी नहीं चाहिए, पर तुम बाकी जगह बिल्कुल नादान हो। वो कहता है कि तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब तुम्हारा सालों पुराना प्यार तुम्हारी आंखों के सामने दम तोड़ दे तो क्या बीतती है तुम नहीं समझ सकते। वो कहता है कि तुमने मेरी एक पेंटिंग देखी और मेरी पूरी लाइफ जज कर ली, मेरी वाइफ और मेरा रिलेशनशिप जज कर लिया। तुम एक ऐसे बड़बोले इंसान हो जो कि रिश्तों को समझता ही नहीं है। विल कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो चाहता ही नहीं है कि थेरेपी सेशंस आगे बढ़े, पर शॉन भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक अनाथ हो। वो कहता है कि सपोज करो कि मैं तुम्हारी कहानी किसी बुक से पढ़कर तुमको जज करूं, तो क्या ठीक रहेगा? नहीं, क्योंकि एक बुक से मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को नहीं जान सकता। तुम्हें जानने के लिए मुझे तुम्हें एक्चुअली जानना पड़ेगा। वो कहता है कि जब तक तुम मुझे अपनी लाइफ के बारे में खोलकर नहीं बताओगे, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके अगले सेशन में विल आता है, पर शॉन से कोई भी बात नहीं करता है और शॉन भी अपने एटीट्यूड में होता है और विल से कोई बात नहीं करता है और इनके 1 घंटे का सेशन ऐसे ही चलकर ओवर हो जाता है। इसके अगले सेशन में विल और शॉन फिर से एक दूसरे के बोलने का वेट कर रहे होते हैं, पर विल इस बार बोर होने लगता है और शॉन को जोक सुनाकर बात करता है। विल उसको ये भी बताता है कि वो रिसेंटली स्काइलर नाम की एक लड़की को डेट करने लगा है और पिछली डेट के बाद उसने उसको अभी तक फ़ोन नहीं किया है। शॉन कहता है कि तुम सच में एक बेवकूफ़ हो और तुम्हें उसको आज ही फ़ोन करना चाहिए। विल कहता है कि नहीं, वो बिल्कुल परफेक्ट लड़की है और मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे डेट करना चाहिए। शॉन उसे समझाता है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। मैं भी नहीं हूँ, तुम भी नहीं हो और स्काइलर भी नहीं है, पर शायद तुम और वो जब मिल जाएं तो परफेक्ट हो सकते हो। शॉन यहाँ पर उसको अपनी लेट वाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें बताता है। वो कहता है कि उसने अपना करियर तक अपनी वाइफ के लिए छोड़ दिया था और उसे इस बात का आज भी ज़रा सा भी दुख नहीं है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से वाकई प्यार करता था। ऐसे ही इनकी बातचीत चलती रहती है और इनकी क्लास पूरी हो जाती है।
इस क्लास के बाद विल स्काइलर से मिलने जाता है और उसे अपने साथ डेट पर ले जाता है। स्काइलर डेट के बाद विल से उसके दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछती है और उनसे मिलने के लिए कहती है। विल यहाँ पर उसको ये नहीं बताता है कि वो एक अनाथ है और उसका कोई भी भाई बहन नहीं है, और उससे झूठ बोलता है कि उसके 12 भाई हैं। और इसके 1-2 दिन बाद वो स्काइलर को अपने दोस्तों से मिलवाता है। इसी बीच गैरल्ट शॉन से मिलता है और विल की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। शॉन कहता है कि विल अभी धीमे धीमे उसे अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताने लगा है। गैरल्ट कहता है कि विल के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ तक कि सीक्रेट सर्विसेज भी ऑफर भेज रही हैं, और मैं चाहता हूँ कि तुम फटाक से उसको इन जॉब्स के लिए रेडी कर दो। विल इस इंटरव्यू में खुद जाने की बजाय अपने जिगरी दोस्त चकी को भेज देता है, क्योंकि उसे ये जॉब एक्चुअली करनी ही नहीं होती है। विल और स्काइलर एक दूसरे का पहले से भी ज़्यादा करीब आ गए होते हैं। स्काइलर की करंट कॉलेज में पढ़ाई पूरी हो रही होती है और उसे आगे पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जाना होता है, तो वो विल से कहती है कि वो भी उसके साथ चले, पर विल मना कर देता है। विल को लगता है कि स्काइलर उसको आज नहीं तो कल छोड़ देगी, क्योंकि वो सुंदर होने के साथ एक काफ़ी बड़े घर से भी होती है। विल आज स्काइलर को अपनी असलियत बताता है कि वो एक अनाथ है और उसने उससे झूठ बोला था कि उसके 12 भाई हैं और वो यूनिवर्सिटी में साफ सफाई का काम करता है। स्काइलर उससे कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बस मेरे साथ चलो। स्काइलर उसको प्रॉमिस करती है कि वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगी, पर विल उसकी बात नहीं मानता है और उसे छोड़कर बाहर आ जाता है। विल इसके बाद जाकर शॉन से मिलता है। विल आज काफ़ी चुप सा बैठा होता है। शॉन आज उससे पूछता है कि क्या तो उसकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिससे वो अपनी दिल की बात कर सकता है, जिसके साथ उसे टाइम बिताना पसंद है। विल यहाँ पर शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय और बड़े बड़े राइटर्स का नाम बताता है, पर शॉन उससे कहता है कि ये सब मर चुके हैं। मैं ऐसे इंसान के बारे में पूछ रहा हूँ जो तुम्हारे करीब हो। शॉन उससे स्काइलर के बारे में पूछता है, तो विल कहता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। विल का मूड देखकर शॉन ज़्यादा बात नहीं करता है और उससे पूछता है कि चलो अच्छा ये बताओ कि तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो। विल कहता है कि वो भेड़ चलाना चाहता है। ये जवाब सुनकर शॉन का मूड ऑफ हो जाता है और वो विल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये देखकर विल शॉन को उल्टा सीधा बोलने लगता है और उससे कहता है कि तुमने भी लाइफ में ऐसा क्या कर लिया है कि तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। शॉन कहता है कि उसने जो भी किया है सिर्फ वो किया जो उसे सही लगता था। वो कहता है कि मैंने तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछा है कि तुम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, और तुम्हारे पास उसका भी जवाब नहीं है, तो तुम जाओ और मेरा और अपना दोनों का टाइम बर्बाद मत करो। इसके बाद स्काइलर के जाने से पहले विल उसे फ़ोन लगाता है और उससे बात करता है, पर वो उसके साथ जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है और स्काइलर एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार करते करते वहाँ से चली जाती है। विल ने अब सफाई का काम छोड़कर कंस्ट्रक्शन लेबर का काम पकड़ लिया होता है और अपने बेस्ट फ्रेंड चकी के साथ इसको मिलकर करने लगता है। चकी आज काम के बाद उससे कहता है कि आज से 30 साल बाद जब करीब मैं 50 साल का हो जाऊंगा और उसके बाद भी अगर मैं यही काम करूंगा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई खास टैलेंट नहीं है। वो विल से कहता है लेकिन मुझे अफसोस होगा कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस तरीके बिताओगे, और वो भी मैथमेटिक्स में इतना बड़ा जीनियस होने के बाद। इसके बाद गैरल्ट और शॉन की मुलाकात होती है। गैरल्ट शॉन पर गुस्सा होता है कि उसने अपनी थेरेपी सेशंस में विल को जॉब करने के लिए नहीं समझाया। शॉन कहता है कि विल को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी उसको ज़्यादा फोर्स किया है वो उससे दूर हो गया है। वो कहता है कि विल डिफेंस मैकेनिज्म प्ले करता है और अगर हमने ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करी तो वो हमसे भी दूर हो जाएगा। इस बात पर शॉन और गैरल्ट की आपस में काफ़ी बहस होने लगती है और इतनी ही देर में वहाँ पर विल आ जाता है। विल पहले से बाहर खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है। विल के आने के बाद गैरल्ट यहाँ से चला जाता है। शॉन ने विल के सेशंस की एक फ़ाइल बनाई होती है और वो विल को पढ़ने के लिए देता है, पर विल उसे पढ़ने के लिए मना कर देता है। विल की रिपोर्ट में शॉन ने बचपन में उसके साथ हुए चाइल्ड अब्यूज़ वाले किस्से और फोटोज़ को भी मेंशन किया होता है। विल शॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारा बचपन भी ऐसा गुजरा है। शॉन कहता है कि हाँ, मेरा बाप एक बहुत बड़ा पियक्कड़ था और वो डेली शाम को घर आकर मारपीट करता था। मैं अपनी माँ और भाई को बचाने के लिए रोज़ उसकी मार खाता था। इसके बाद शॉन विल से उसके असॉल्ट्स के बारे में पूछता है, पर विल इसके बारे में बात नहीं करता है। शॉन विल को बोलता है कि ये रिपोर्ट वगैरह सब बकवास है और तुम अपनी लाइफ में जिस तरह बन गए हो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। विल को आज यहाँ पर रोना आ जाता है और वो रोते हुए शॉन के गले लग जाता है। विल उसके कुछ टाइम बाद गैरल्ट की बताई हुई जॉब ज्वाइन कर लेता है और ये बात आकर वो शॉन को बताता है। शॉन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। विल शॉन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें टच में रहना चाहिए और शॉन उसको अपना नंबर देता है। इसके बाद एक दिन विल का बर्थडे आता है और विल के तीनों दोस्त मिलकर उसे एक पुरानी सेकेंड हैंड कार गिफ्ट करते हैं, जो कि दिखने में वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब सी होती है, पर विल के लिए ये गिफ्ट काफ़ी मायने रखता है।
विल स्काइलर के जाने के बाद से और शॉन की काउंसलिंग से कहीं ना कहीं थोड़ा बदल चुका होता है और वो रिश्तों को समझने लगता है। और एक दिन वो शॉन के घर पर आकर नीचे एक लेटर रख देता है। शॉन विल को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो तुरंत नीचे आता है, पर विल तब तक जा चुका होता है। शॉन अब जब उस लेटर को ओपन करता है तो उसमें विल ने लिखा होता है कि प्रोफेसर को बोलना कि मैंने वो जॉब छोड़ दी है और मैं एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ, यानी कि वो स्काइलर की बात कर रहा है और उसने अपनी लाइफ में स्काइलर को चुन लिया है। ये पढ़कर शॉन बहुत खुश होता है क्योंकि वो हमेशा से चाहता था कि विल अपनी ज़िंदगी में लोगों से दूर भागने के बजाय लोगों के करीब रहना सीखे। और इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। गुड विल हंटिंग एक ऐसी फिल्म है जो कि इंसान के अच्छे होने पर फोकस करती है, ना कि किसी फील्ड में ग्रेट होने